मैं पल्लवी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर। वहां पर भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद है हमारे साथ पल्लवी। ये स्टडी भी है कि सूरज की सतह पर भी तूफान आता है और वो तूफान धरती के लिए मतलब एक तरीके से धरती को खत्म करने वाला, अगर उसका प्रभाव होता है तो जरा ये समझिए क्यों आता है ये तूफान, क्या होता है, किस प्रकार का इफेक्ट हो सकता है, क्या इसका वाकई धरती पर प्रभाव संभव है? बिल्कुल, देखिए आशा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी क्योंकि आपने जिस तरीके से शुरुआत की है कि देखिए कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, क्रांतिकारी मूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि ये सफलता जो होने जा, एक तरीके से मैं कहूँ तो हम सफलता के कदम जो हैं वो बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट सफल भी हो जाएंगे। अब बात आपने की है सोलर स्टॉर्म इवेंट की, तो उससे पहले मैं आपको ये जो आदित्य L1 है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आदित्य L1 में 7 उपकरण लगाए गए हैं, जिसमें से 4 उपकरण जो हैं वो सूर्य की स्टडी करेगा और साथ ही साथ जो 3 उपकरण होंगे वो L1 की स्टडी करेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है इसके, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि जो स्पेस वेदर है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उसी से जो पृथ्वी है उसके वेदर को भी समझना कि किस तरीके से उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि स्टॉर्म, जो सोलर स्टॉर्म इवेंट होता है उसकी क्या स्टडी होगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1859 में सबसे पहली बार ही ये स्टॉर्म इवेंट हुआ था और उसके बाद हाल ही में 2012 में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टॉर्म इवेंट हुआ था जो बिल्कुल पृथ्वी से टकराते टकराते रह गया था। तो ऐसे में ये जानकारी इकट्ठा अगर हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये जो हमेशा सवाल उठता है ना कि क्या पृथ्वी से कोई ऐसी चीज़ टकरा जाएगी जिससे कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो ये जो सवाल है ना उसकी खोज में भी ये आदित्य L1 लगेगा और यही खोजेगा कि किस तरीके का स्टॉर्म दिख रहा है, सोलर स्टॉर्म दिख रहा है और वो इफेक्ट पृथ्वी को किस तरीके से कर रहा है। तो ये 2 मेजर एक तरीके से कहें ऑब्जेक्टिव हैं, हालांकि इसके ऑब्जेक्टिव्स और भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन सोलर स्टॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक कार्गिंटन इवेंट इसको कहा गया था जो 1859 में हुआ और हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद है, वो ज़्यादा विस्तार से बता सकेंगे कि 1859 में जो इवेंट हुआ वो किस तरीके का था और 2012 में जो इवेंट हुआ वो किस तरीके से पृथ्वी को छू कर निकल गया था। तो यानी जो सवाल जो जहन में आता है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, वो अब सवाल हमारे साइंटिस्ट से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर आशा कि क्या इस सवाल का खात्मा भी आदित्य L1 से हो सकता है क्या। ठीक है पल्लवी, बने रहिएगा आप हमारे पास। अब जो आपने सवाल उठाया है मैं वही सवाल लेकर के रत्नेश द्विवेदी जी आपसे सवाल है। ये जो पल्लवी अभी अभी जिक्र कर रही थी, ये जो स्टॉर्म जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये क्यों आता है पहला, और 2012 का जो इवेंट हुआ था कितने पहले हमें ऐसी जानकारियां मिल पाएंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, धरती पर प्रभाव पड़ सकता है, और क्या उसे रोकने की सक्षमता है हमारे पास? रत्नेश जी, आप मुझसे पूछ रही, ठीक ठीक जी जी आप देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और जो सोलर स्टॉर्म निकलता है वो सिर्फ धरती तक उसकी पहुंच नहीं होती, वो जितने भी प्लैनेट्स हैं अक्रॉस द सोलर सिस्टम वहां तक इसकी सोलर फ्लेयर जाती हैं और सोलर विंड का प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि उसके बाहर तक जाती हैं। ये बहुत इनमें ऊर्जा होती है और डर इससे ये होता है, देखिए बाकी ग्रहों तक जाए, धरती से दूर जाए, उससे हमें उसका भी अध्ययन होता है। नासा का कैसरी ह्यूजेंस प्रोब स्पेसक्राफ्ट और प्रोब था, उसने भी उस सोलर विंड का सैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया। ये धरती पे अध्ययन के लिए ये प्रोब भेजा जा रहा है। तो इससे डर ये होता है कि जो सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या किसी भी तरह के सैटेलाइट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और हाल ही में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने अपनी ऊंचाई नीचे करते हुए इन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा था 2-3। ठीक है, यानी नलन जी इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मिशन गगनयान की मैं इससे पहले चर्चा कर रही थी उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अभी हमारी स्टडी। रत्नेश जी का ऑडियो ब्रेक हो गया है, फ्रीज हो गया है उनका वीडियो भी, जल्दी से इस पर जरा जवाब। जी हाँ।
न केवल उस गगनयान के लिए, ऐसे तमाम आने वाले जो भी मिशन होंगे उसमें इस तरह की जानकारी सोलर फ्लेयर्स के बारे में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये जो सोलर फ्लेयर है ना, इसकी असल जो बेसिक चिंता वाली जो बात है वो है अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लेकर करके। आज जो हम लोग बात कर पा रहे हैं आपके माध्यम से, ऊपर सैटेलाइट की वजह से ही ना बात कर पा रहे हैं। वो जो सैटेलाइट सिर्फ हमारा आपका टीवी का या यूट्यूब का कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, वो और भी बहुत कार्य कर रहा है। और ऐसा आज हम लोग सभ्यता के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारा नॉर्मल सा भी जो जनजीवन है ना, वो सैटेलाइट के ऊपर आधारित है। और उस सैटेलाइट के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, उसका माने सब कुछ ठीक ठाक रहे, ये सोलर फ्लेयर से। और एक और चीज है, वो कहते हैं उसको डेब्री, स्पेस का डेब्री, उन सब चीजों से उसको खतरा हमेशा बना रहता है। अगर उससे उसको नहीं बचाया जाए तो वो सैटेलाइट वहां खड़े खड़े तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो बहुत जाएगा। आसान सी भाषा में आपने ये समझा दिया कि उपयोग जी। किस तरीके से तो है। कम से कम चंदन वो जी, जो मैं सोलर आगे फ्लेयर थोड़ा- है, जी जी हमारा जो प्रोब है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, वो उसका अध्ययन वहां से कर लेगा सूरज के बारे में, और उसकी जानकारी हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी का मतलब है, हम वहां उससे कुछ भी संपर्क करेंगे ना, उसमें आने जाने में जो समय लगेगा, 5 सेकंड आने में, 5 सेकंड जाने में, ठीक इतना है। समय तो हर समय लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, मैं वापस आती हूँ, वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए तुरंत हम लौट रहे हैं इसी चर्चा में वापस। देखते रहिए सूर्य नमस्कार।